हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स जुडिशरी। कैसे हैं आप सब लोग? आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे छत्तीसगढ़ सिविल जज को टारगेट करते हुए एक रिविजनल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो एजुकेशनल ऐप है एडवर्ड्स जुडिशरी, उस पे हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्रैश कोर्स रहेगा छत्तीसगढ़ का। इस क्रैश कोर्स में आपको टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 15 सब्जेक्ट्स वो कवर करवाए जाएंगे और डेली टेस्ट जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका डेली टेस्ट वहां पे कंडक्ट कराया जाएगा। उसके साथ ही जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एफएलटी की भी सुविधा दी जाएगी। एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं वो भी आपको वहां पे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करना तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इन केस अगर आप ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अपडेट है कि हमारी जो एक ब्रांच है वो इंदौर में स्टार्ट होने वाली है। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं और बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम की लिंक और हमारी ऐप की लिंक। वहां से आप अपना कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो एनरोल कर लीजिएगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास में प्रिपरेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 1 रहेगा प्रिलिमिनरी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में या दूसरे जितने भी एक्ट्स होते हैं उन सब में यही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मेजरली इसमें आपको डेफिनेशन क्लॉजेस देखने को मिल जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से फिर आते हैं, है ना। तो जैसे पेनल प्रोविजंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ में डेफिनेशन क्लॉजेस भी इंपॉर्टेंट रहती है ना। हमें फोकस करना है इंडेक्स बेस्ड, मतलब सेक्शंस याद करने हैं, पेनल्टीज याद करनी है और साथ ही साथ में डेफिनेशंस याद करनी है। ये सबसे पहले हमें याद कर लेना है। जो भी क्रक्स रहेगा, सब्सटेंस रहेगा, वो तो हमें समझना है और उसको फिर मेमोराइज बाद में करना है, लेकिन सबसे पहले हमारा ध्यान इन पे जाना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी से। उसके पहले एक जो चीज है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट। क्योंकि कोई भी एक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका ऑब्जेक्ट देखना बहुत जरूरी रहता है। ऑब्जेक्ट, तो इस एक्ट का जो प्रियम्बल है वो बोलता है वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ इन छत्तीसगढ़ रिलेटिंग टू। यहाँ पे 5-6 चीजें दी गई है ना, उसको ध्यान रख लो क्योंकि यही रिपीट हो रही है आगे के आपके जितने भी प्रोविजन है उनमें। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लीकर। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान देने वाली है आपको। इंटॉक्सिकेटिंग लीकर कोई एक्ट डील करता है और साथ ही साथ एक और चीज दे रखी है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ठीक है ना। दोनों को ये कंफ्यूज मत होना कि ड्रग है तो सिर्फ एनडीपीएस एक्ट में जाएगा, इसमें नहीं आएगा, नहीं। ये बहुत पुराना एक्ट है, हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है एनडीपीएस और इसके जो यहाँ पे ड्रग लिखा है इसमें, है ना। अभी इतना याद रख लो कि ये लिकर और ड्रग दोनों पे अप्लीकेबल है। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, है ना। बस ये याद रखना इंटॉक्सिकेटिंग। उसके अलावा एक चीज और जो याद रखने वाली है, यहाँ पे समझने वाली है, क्वेश्चन आ सकता है वेयर इज द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल रिक्वायर्ड अंडर सेक्शंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना। तो एक एक्ट का नाम दे रखा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1872। इसके अंतर्गत जो कंसेंट दी वो किसने दी? गवर्नर जनरल। उस टाइम पे क्या होते थे, है ना, ये तो गवर्नर जनरल ने कंसेंट दी है। इस बात को याद रखना, प्रेसिडेंट का कुछ भी रोल यहाँ पे नहीं है 1872 वाले एक्ट में, है ना। इस बात को अच्छे से याद रख लेना बस। तो सबसे पहले हमने देखा कि 5 चीजें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन। उसके बाद में काय पे एप्लीकेबल है? लीकर पे एंड ड्रग पे। और इंडियन काउंसिल एक्ट का एक ये चीज याद रख लो, और किसने कंसेंट दी है इसके एक्ट के अंतर्गत? इस एक्ट को लागू करने के लिए गवर्नर जनरल ने। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं हमारे
प्रिलिमिनरी पार्ट पे, चैप्टर 1 शो टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट क्या कहेगा ये? छत्तीसगढ़ एक्ट 1915 इट एक्सटेंड टू एंड शैल बी इनफोर्स इन होल ऑफ छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रिवेल करेगा। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट, इसका सेक्शन नंबर याद कर लो, डेफिनेशन। और इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिप्रेजेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, जब तक कि जो भी यहाँ पे डेफिनेशन में बातें करी गई हैं उसके अतिरिक्त कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं आता है जो कि स्पेसिफिकली प्रोवाइड करा गया है, तब तक कि यही माना जाएगा जो कि डेफिनेशन में उसके इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है ना, तो यही एप्लीकेबल होंगे जब तक कि उनका कोई एग्जम्पशन नहीं कहीं प्रोवाइड कराया जाता, एक्सेप्शन नहीं प्रोवाइड कराया जाता। चलिए, पहला बियर, बियर इंक्लूड्स, है ना, दो चीजें हमेशा मैं बताता हूं, कभी भी हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें दो वर्ड्स रहते हैं, मियर मीन एंड इंक्लूड्स, है ना, ऐसा भी लिखा हुआ था बियर मीन्स और बियर इंक्लूड्स, तो ये इंक्लूसिव फॉर्म है ना। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी? बियर इंक्लूड्स एल, स्टॉट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स यूजुअली मेड फ्रॉम मॉल्ट। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद करने हैं, इजी है, लिख लो, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। एल, स्टॉट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स, कौन से लिकर्स? फर्मेंटेड लिकर, है ना, बियर के साथ में इसको जरूर लिख लेना, फर्मेंटेड। ये क्या होगा ये हम बाद में देखते हैं, फर्मेंटेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, आप लोग जानते ही होंगे, बाद में डील करते हैं, अभी हम डेफिनेशन क्लॉज देख लेते हैं। फर्मेंटेड लिकर्स यूजुअली मेड फ्रॉम मॉल्ट, मॉल्ट क्या होता है? जो भी आपकी लिकर्स बनती हैं उसका एक प्रीवियस प्रोसेस होता है, पहले मॉल्ट तैयार करते हैं उसके बाद ही लिकर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो। चलिए, तो ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बियर वाली। सेकंड, बोतल, बोतल मीन्स, देखिए यहाँ पे मीन्स आ गया है ना, इसका मतलब समझा जाता है मीन्स टू ट्रांसफर। इसको बोतल को सिर्फ एक बोतल की शेप या डिजाइन मत समझ लेना कि वो क्या चीज होती है ना, बोतल मतलब यहाँ पे बोटलिंग से है ना, भरने से। मीन्स टू ट्रांसफर लिकर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बोतल, जार, फ्लास्क और अदर सिमिलर रिसेप्टेकल फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड बोटलिंग इंक्लूड्स रीबोटलिंग। ठीक है, तो यूजुअली इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर, है ना, इस वर्ड को पकड़ लो यहां से, बोतल मतलब ट्रांसफर, है ना। काय में? लीकर, काय का ट्रांसफर होगा? लीकर का ट्रांसफर होगा, वो कास्क से भी हो सकता है और किसी अदर वेसल में भी जा सकता है, उसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इंक्लूड्स रीबोटलिंग, इस बात को भी ध्यान रखना, है ना। तो दो चीजें हमने यहाँ पे देखी, एक तो ट्रांसफर ऑफ लीकर, दूसरा रीबोटलिंग। चलिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी हो गई। उसके बाद में चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी मींस द अथॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, है ना, तो कौन डिक्लेयर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, नेक्स्ट, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस मींस अ प्लेस वेयर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस मतलब, इसको आप समझ लो, कॉमन मतलब जहां पे लेमैन, हर आदमी आके बैठ सकता हो, है ना। ड्रिंकिंग हाउस मींस अ प्लेस वेयर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड फॉर द प्रॉफिट और गेन, है ना, प्रॉफिट और गेन ऑफ पर्सन ओइंग, ऑक्यूपाइंग, यूजिंग, कीपिंग और हैविंग द केयर, मतलब उसकी खुद की हो, उसने लीज पे ले रखी हो, वो उसको मैनेजर हो, वो चला रहा हो, सारी, उन सारे लोगों के लिए अगर किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो रहा है, वो किसी को बैठने दे रहा है, जैसे आप हिंदी में आपने देखा होगा अहाता लिखा हुआ है ना, बस ये वही समझ लो आप। अगर वो बैठ रहा है और वहां पे कुछ उसके चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो उन चार्जेस से इसको, जो पर्सन ओइंग, ऑक्यूपाइंग, यूजिंग, कीपिंग और हैविंग, है ना, द पोजीशन, उसको किसी तरीके का क्या हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, तो वो क्या होगा? वेदर बाय वे ऑफ चार्ज फॉर द यूज ऑफ द प्लेस, है ना, उस जगह का कोई चार्ज ले रहा है, और फॉर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, या फिर जो भी वहां पे आपको ड्रिंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है ना, बैठने की व्यवस्था यूजुअली मानते हैं हम, या फिर एयर कंडीशनर प्लेस होती है, सारी चीजें होती है, और अदरवाइज हाउस होएवर, है ना। तो कुल मिला के इन जगहों से किसी भी तरह का कोई चार्ज लिया जा रहा है और उससे अगर किसी तरह कोई प्रॉफिट हो रहा है किसी इंसान को, है ना, तो वो क्या कहेंगी? कॉमन ड्रिंकिंग हाउस कहलाएंगी। आगे, डीनेचर्ड मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारी ही है ना, अभी तक जितनी बताई हैं चारों वो भी हैं और ये फिफ्थ वन भी। डीनेचर्ड मीन्स रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस लाइन को बस याद रख लो। डीनेचर्ड आपको समझ आ जाएगा, नेचर्ड मतलब नेचुरल से समझ लो, डीनेचर्ड मतलब जो नेचुरल के
नेचर के अगेंस्ट हो, है ना। तो डीनेचर्ड मींस रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, है ना। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि भैया ये डीनेचर्ड है, ये अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास में अधिकार रहता है, उनकी कोई साइंटिफिक प्रोसेस रहती है, उसके थ्रू वो ये डिटरमाइन करते हैं। चलिए, एक्साइजेबल आर्टिकल, ये क्या चीज होती है? मींस, अगेन मींस, इसको समझना है हम। एक्साइजेबल आर्टिकल मतलब क्या क्या होगा, जैसे हमने प्रियम्बल में देखा वही चीज यहाँ पे आ रही है। एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, है ना, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इस बात को समझना। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एनी अल्कोहलिक लिकर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये कभी भी एक्साइजेबल आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। एक्साइजेबल आर्टिकल मतलब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज में लाया जा सकता है वही होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो हमने देखा था। उसके अलावा एक और चीज है, ओपियम as defined in clause 15 and poppy straw as defined in clause आपका हो गया ये 18 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द नार्कोटिक ड्रग, है ना। यहाँ पे डिफाइन करा गया है इन दोनों चीजों को। तो ओपियम, ओ प्लस पॉपी, पॉपी स्ट्रॉ, ये दोनों भी एक्साइजेबल आर्टिकल में आते हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर यहां तक सब कुछ। ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ मतलब अफीम, अफीम और भांग वगैरह, ये सारी चीजें भी एक्साइज में आते हैं, है ना। चलिए अगला 6A एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए, वो हम देखते जाएंगे टाइम टू टाइम। अगर यहाँ पे कुछ छूट जाता है तो उसको आगे कवर कर लेंगे, है ना। एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी मीन्स एनी सच ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी एज द केस में बी मेंशन्ड एंट्री 51 लिस्ट सेकंड इन द 7th शेड्यूल। तो इन दोनों से बस इतना याद रखना है आपको। एक तो आपको एंट्री नंबर याद रखना है 51, और कहां पे दे रखा है? लिस्ट सेकंड में, सेकंड लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आएगा, आएगा मतलब आ सकता है। चलिए अगली, एक्साइज ऑफिसर मीन्स अ कलेक्टर। कौन कौन हो सकता है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। मीन्स अ कलेक्टर, कलेक्टर तो इसलिए क्योंकि वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी रहता है, और एक्साइज की, जिले की जितनी भी जिम्मेदारी रहती है उसी के कंधों पर रहती है, इसलिए यहाँ पे कलेक्टर को प्रथम एक्साइज ऑफिसर माना गया है, ठीक है ना। मीन्स अ कलेक्टर और एनी अदर ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद द पावर्स अंडर सेक्शन 7। अब अदर पर्सन अपॉइंटेड मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट में जितने भी दूसरे ऑफिसर्स रहते हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हुए, एडीईओ हुए, है ना, सर्कल इंस्पेक्टर्स हुए, सब इंस्पेक्टर्स हुए, ये सब अपॉइंटेड है। चलिए एक्साइज रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू डिराइव्ड और डेरिवेबल फ्रॉम एनी ड्यूटी। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं कि एक्साइज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी एक्साइज रेवेन्यू में। फ्रॉम एनी ड्यूटी, अगर कोई ड्यूटी चार्ज हो रही है ना, कोई फी चार्ज हो रही है, टैक्स चार्ज हो रहा है, पेनल्टी चार्ज हो रही है, पेमेंट चार्ज हो रहा है। एक सेकेंड, तो एनी ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी, पेमेंट, ये चार चीजें याद रखना। क्या क्या? ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी और पेमेंट, 5 चीजें। अब इसमें एक चीज अलग कर दी गई है, पेमेंट अदर देन अ फाइन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। अगर किसी कोर्ट ने कोई फाइन इम्पोज करा गया है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। उसके अलावा और कॉन्फिस्केशन इम्पोज्ड और ऑर्डर्ड और एग्रीड टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स रिलेटिंग टू लीगल और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, है ना। तो क्या क्या चीजें हमने छोड़ दी है? कोर्ट के द्वारा अगर कोई फाइन इम्पोज करी गई है, और दूसरी चीज क्या छोड़ी गई है? अगर किसी तरह का कोई कॉन्फिस्केशन हुआ है तो उसको हम किसी भी पेनल्टी में नहीं काउंट करेंगे, ना ड्यूटी में काउंट करेंगे, है ना। ड्यूटी में तो हो नहीं सकता, देखिए फी में नहीं हो सकता, टैक्स में नहीं हो सकता, पेनल्टी और पेमेंट की बात है तो पेनल्टी में ना ये चार्ज होगा कोर्ट के द्वारा फाइन, और ना ही कन्फिस्केशन चार्ज होगा। चलिए एक्सपोर्ट मीन्स टू टेक आउट ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखने के पहले समझ लें, एक्सपोर्ट की बात करी गई तो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, कभी भी आप इसका इंटरप्रिटेशन मत करना, है ना। ये जो
पावर्स रहते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी इंडिया से बाहर सप्लाई करने का अधिकार नहीं रहता है ना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा। तो एक्सपोर्ट मीन्स टू टेक आउट ऑफ द स्टेट, है ना, स्टेट के बाहर, अदरवाइज देन अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम्स फ्रंटियर, जो भी कस्टम फ्रंटियर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए रखे हैं, है ना। कस्टम फ्रंटियर मतलब जहां पे कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है। कस्टम ड्यूटी कहाँ चार्ज होगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड पे, जो कि दूसरे देशों से हम करते हैं ना। तो उन इलाकों को छोड़ के वहां से, मतलब स्टेट के बाहर तो जा सकता है, लेकिन कभी भी वो जो फ्रंटियर्स हैं उनको क्रॉस नहीं करेगा, मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं जाएगा। कुल मिला के बात वो है, ठीक है। इंपोर्ट, अगेन इंपोर्ट एक्सेप्ट इन द फ्रेज इंपोर्ट इनटू इंडिया, वापिस से यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है। एक्सेप्ट इन द फ्रेज इंपोर्ट इनटू इंडिया मींस टू ब्रिंग इन द स्टेट, अदरवाइज देन अ क्रॉस कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन इंपोर्ट का मतलब एक स्टेट से, जैसे छत्तीसगढ़ है तो एमपी से इंपोर्ट हो सकता है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से आपका इंग्लैंड वगैरह से कोई चीज आ रही है ना, तो वो डायरेक्ट आ जाएगी, नहीं, कस्टम फ्रंटियर पार नहीं कर सकते हैं, बैरियर है, ठीक है। नाउ इंटॉक्सिकेंट मींस एनी लीकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अगेन यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है 11A में, इंटॉक्सिकेंट मींस एनी लीकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। चलो याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, है ना, ड्रग में गलत मार्किंग मत कर देना, ड्रग इसमें कवर होता है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग अब होता क्या क्या है ना, हमने अभी तक देखा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग ड्रग ड्रग, अब उसका मतलब क्या है, क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो वो देख लेते हैं। द लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द इंडियन हेम्प प्लांट, है ना, ये इसका साइंटिफिक नेम है, कैनबिस सैटाइव, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स नॉन एज भांग, सिंधी और गांजा। तो इसको हिंदी में ये समझ लो, भांग, सिंधी, गांजा, और ऊपर समझना हो तो उनकी पत्तियां हो गई, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें आती है इंडियन हेम्प प्लांट की। तो एक एक बार, दो दो बार इसको पढ़ लोगे, लिख लोगे, तो ये बिल्कुल इजीली आपको याद रहेगा। दूसरी चीज जो है वो इसमें है एनी मिक्सचर विथ और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल्स। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी मिक्सचर अगर है तो वो दोनों तरीके से हो सकता है, न्यूट्रल मटेरियल उसमें हो भी सकते हैं और न्यूट्रल मटेरियल नहीं भी हो सकते हैं। विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल्स ऑफ एनी ऑफ द फॉर्म्स अबव फॉर्म्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फ्रॉम, है ना, जो भी ये ड्रग के फॉर्म बताए गए हैं इनका क्या होगा, मिक्सचर उसमें हो सकता है, या कोई ड्रिंक अगर इनके द्वारा प्रिपेयर करी गई है तो वो भी इसमें कवर होगी, है ना। अगेन एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक substance which the state government may by notification declare to be intoxicating drug not being narcotic drug as defined by narcotic drug, है ना, जो एनडीपीएस एक्ट में डिफाइन नहीं करी गई है, नहीं करी गई है और उनको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो वो सारी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपकी इस डेफिनेशन में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। एनडीपीएस एक्ट में वो डिफाइन नहीं करी गई होनी चाहिए स्पेसिफिकली। which the state government may by notification declare to be intoxicating drug not being narcotic drug as defined in narcotic drug, ठीक है। नार्कोटिक ड्रग, एनडीपीएस एक्ट में नार्कोटिक ड्रग की आपको परिभाषा मिलेगी, उसमें ये चीजें कवर नहीं होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलिए, तो लीकर, लीकर, liquor means any intoxicating liquor and includes spirits of wine, spirit, wine, ताड़ी, ताड़ी मतलब जो आपके रूरल इलाके रहते हैं ना, वहां पे यूजुअली इनको बनाया जाता है ताड़ी को। बियर, ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग अल्कोहल, लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग अल्कोहल एंड एनी सब्सटेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी लिकर, ठीक है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, सिंपल डेफिनेशन है। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, इस बात को ध्यान रखना। मैन्युफैक्चर में क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी, कोई भी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल बाय विच एनी इंटॉक्सिकेंट इज प्रोड्यूस्ड और प्रिपेयर्ड एंड आल्सो रीडिस्टिलेशन एंड एवरी प्रोसेस फॉर द रेक्टिफिकेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग और कलरिंग ऑफ लिकर, है ना। तो
ये जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस रहेगी ये नेचुरल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होगा, इसमें रीडिस्टिलेशन भी शामिल होगा। रीडिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन भी अगेन एक प्रोसेस रहती है, जैसी मैंने आपको बताई है ना, डिस्लरीज वगैरह इनकी रहती है दारू की, वहां पे ये सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस चलती रहती है, तो रीडिस्टिलेशन भी इसमें चालू होगा। हम इन टर्म्स को बाद में देख लेंगे कभी भी टाइम से, है ना। फर्मेंटेशन हो गया, रीडिस्टिलेशन हो गया, ये क्या क्या चीजें हैं। एंड एवरी प्रोसेस फॉर द रेक्टिफिकेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग और कलरिंग ऑफ लिकर। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन ये भी। अब इसमें एक चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो रखे रखे अपने आप में, कई चीज ऐसी रहती है कि उसमें जो लीकर कंटेंट है वो जनरेट हो जाता है ना। ट्रेडिशनली वे में जब हम देखें लीकर कैसे बनाई जाती तो ऐसे ही बनाई जाती थी, कुछ उसमें आपकी रॉ मटेरियल्स यूज करे जाते थे, है ना, पेड़ से तोड़ के और ये सारी चीजें करके, और ओवर द पीरियड उसको रखा जाता था संभाल के, फिर देखा जाता था, तो धीरे धीरे उसमें कुछ कंटेंट डेवलप हो जाते थे लीकर के, है ना। और इसका दूसरा एग्जांपल हम ताड़ी देख सकते हैं, है ना। और आर्टिफिशियल वे में जो आप देखते हो, वो जो आजकल कंपनी वगैरह के फॉर्म में चल रही है, बन रही है ना, वो रहती हैं, या फिर किसी चीज में लीकर ऐड करके भी इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी हमें जरूरत नहीं है। प्लेस इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, शॉप, बूथ, टेंट, एनक्लोजर स्पेस। ठीक है, देख लेना ये। एक्सप्रेशन रिफरिंग टू सेल इंक्लूड्स, इस बात को ध्यान रखना, सेल इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अ गिफ्ट। तो सेल क्या इंक्लूड करेगा, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर। ठीक है, बस उसमें क्या नहीं शामिल होगा, वे ऑफ गिफ्ट के द्वारा, है ना, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं रहता है गिफ्ट में, तो इसलिए वो सेल की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक्सचेंज आ सकता है एक बार, लेकिन गिफ्ट नहीं आएगा। और अगर इस बात में जब मैंने बोला है कि एक्सचेंज आ सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना जरूर, है ना। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करके ऐप पे मैसेज कर सकते हो, और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। नाउ, spirit means any liquor containing alcohol obtained by distillation whether it is denatured or not। ठीक है, spirit means any liquor containing alcohol obtained by डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन करा गया है, जैसे हमने ऊपर देखा था रीडिस्टिलेशन एक प्रोसेस उसमें इंक्लूड होती है, तो यूजुअली डिस्टिलरीज में डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही स्पिरिट को बनाई जाती है ना। वेदर इट इज डीनेचर्ड और नॉट। ठीक है, ताड़ी मीन्स, अब यहाँ पे जो हम ताड़ी इतनी देर से देख रहे थे उसका भी मतलब है, मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। ये एक पर्टिकुलर पाम ट्री के द्वारा निकाला जाता है ना। ये प्रोसेसेस दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द स्टेट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, विद इन द स्टेट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है बात सेक्शन नंबर 4 पे। अब बिल्कुल सिंपल सेक्शन से ही है, इसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। एक हेडिंग याद करनी है, सेक्शन नंबर याद करना है, और उसका एक कीवर्ड याद करना है। देखते हैं कैसे। पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लीगर एंड फॉरेन लीगर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कंट्री लीगर और फॉरेन लीगर सेक्शन नंबर 4। ठीक है, किसके पास में अधिकार रहेगा डिक्लेयर करने का, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास। मैं बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर व्हाट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट और एनी पोर्शन देयर ऑफ शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लीगर और फॉरेन लीगर रिस्पेक्टिवली। कंट्री लीगर मतलब और फॉरेन लीगर मतलब वर्ड से ही आप लोग समझ जाओ, कंट्री और फॉरेन। ठीक है, अगेन इसमें देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल। ये कौन बताएगा भैया कि कितनी क्वांटिटी में हम होलसेल मानेंगे और कितनी क्वांटिटी में हम रिसेल मानेंगे, तो इसके लिए फिर हम देख लेते हैं कौन बताएगा। बस ऐसे ही याद कर लो इसको, बहुत सिंपल है ये एक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर विथ रिस्पेक्ट ईदर टू द होल स्टेट और टू एनी स्पेसिफाइड लोकल एरिया, है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है कि या तो पूरी स्टेट के लिए या फिर पर्टिकुलरली उसने कोई पोर्शन बता दिए कि इस जिले के लिए होगा, ये इस एरिया के लिए होगा,
हैं रिस्पेक्ट ईदर टू द होल स्टेट और एनी स्पेसिफाइड लोकल एरिया एंड इज रिगार्ड परचेजर जनरली, या फिर कुछ लोगों के लिए, जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए, या फिर कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ परचेजर्स के लिए, एंड ईदर जनरली और फॉर एनी स्पेसिफाइड ओकेशन, साल भर के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर ओकेशंस के लिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट शाल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द लिमिट ऑफ अ रिटेल सेल, है ना। इन जितने भी क्राइटेरिया हमने 3 तरह के देखे हैं, इनके लिए क्या क्या रिटेल सेल होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करने का अधिकार रखती है ना, कि पर्टिकुलर कोई ओकेशन है तो उसमें क्या रिटेल सेल होगी, या फिर जनरली साल भर क्या रिटेल सेल होती है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी वो बता देगी, है ना। सारे लोगों के लिए रिटेल सेल या फिर कुछ पर्टिकुलर परचेजर्स के लिए रिटेल सेल की क्वांटिटी क्या होगी वो बता देगी। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार रहता है। द सेल ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट इन एनी क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटी डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ अंडर सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी होलसेल। ठीक है, सिंपल। जो यहाँ पे क्वांटिटी बताई गई है उसके अतिरिक्त अगर कोई क्वांटिटी एक्सीड करती है ना, एक्सीड होता है अगर, तो वो सब क्या माना जाएगा, होलसेल। ठीक है। नाउ सेविंग ऑफ एनेक्टमेंट, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सी कस्टम्स एक्ट 1878 और द इंडियन टैरिफ एक्ट 1894, है ना। ये सी कस्टम्स, इंडियन टैरिफ एक्ट, कंटोनमेंट एक्ट, ये किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होंगे एक्साइज एक्ट के प्रोविजंस के द्वारा। चलो चैप्टर नंबर 2 अभी पीपीटी मोड पे चल रहा है। जैसे ही हाइब्रिड क्लास हमारी सेटअप हो जाती है, काम चल रहा है, तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के थ्रू फिर आप लोगों के सामने आएंगे और बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे और अच्छे से। तब तक के लिए हमें पीपीटी मोड पे ही इसको समझना पड़ेगा, है ना। और उसके साथ ही जो क्लासेस हैं वो 19 से आपकी रेगुलर चालू हो जाएंगी। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कितने टाइम में कवर होगा, क्या रहेगा, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन इसका टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ एनी फी आपको ऐप पे मिल जाएगा। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा। टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपका रिवीजन अच्छा होता है। ये मैंने पढ़ाया, आप अच्छे से इसको पढ़ लो और टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। 1 या 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा टेस्ट, उसके बाद में टेस्ट अपने आप वहां से हट जाएगा। ठीक है, चलिए। Establishment and powers thereof. The state government by notification for the whole or of any specified part of the state क्या करेगी, establishment and powers, है ना। अगेन वापस से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देख लो। अभी तक हमने जितने सेक्शंस देखे, स्टेट गवर्नमेंट ही वहां पे पावर्स एक्सरसाइज कर रही है। क्या करेगी, पूरी स्टेट के लिए या फिर स्पेसिफिक पार्ट के लिए क्या करेगी, किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट होगा इस एक्ट का। एस्टेब्लिशमेंट होगा इस एक्ट का मतलब कि इस एक्ट के अंतर जो भी ऑफिसर्स आपके आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं ना, जो कार्रवाई करेंगे, इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये सेक्शन उनकी बात करता है। तो सबसे पहले अपॉइंट एन ऑफिसर, हियर आफ्टर रिफर टू एन एक्साइज कमिश्नर, है ना। एक्साइज कमिश्नर जो होता है वो स्टेट का इंचार्ज होता है, एक तरीके से ये समझ लो। एक्साइज कमिश्नर हु सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल इफ एनी एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट शाल सुपरिटेंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, कलेक्शन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू। ठीक है, स्टेट के लिए तो ये हो गया। बी में हमने देखा अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन कलेक्टर, कलेक्टर के अलावा, टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द ड्यूटीज कन्फर्ड इम्पोज्ड ऑन अ कलेक्टर बाय और अंडर दिस एक्ट ईदर कंकरेंटली विद और इन सबऑर्डिनेशन और टू द एक्सक्लूजन ऑफ कलेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एज द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट, है ना। तो कलेक्टर के जो पावर्स हैं उसको इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं और वो कलेक्टर के साथ कंकरेंटली या इन सबऑर्डिनेशन या टू द एक्सक्लूजन, कि कुछ पावर्स हटा दी कलेक्टर से और इसको दे दी स्पेसिफिकली टू द एक्सक्लूजन ऑफ द पावर्स ऑफ कलेक्टर, ये अपना काम कर सकता है। नाउ अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे कलेक्टर का जिक्र नहीं करा है अदर देन इसलिए क्योंकि कलेक्टर पहले उन्होंने डिफाइन कर दिया गया है, एक्साइज ऑफिसर से मतलब है कलेक्टर का। ठीक है ना। अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ सच क्लासेस एंड विद सच डेजिग्नेशंस पावर्स, जैसे हमने देखे थे, है ना। Orders that all or any of the powers and duties assigned by or under this act to any officer appointed under clause C shall be exercised and performed by any servant of the government। और अगर यहाँ पे कोई कमी है तो ये बोल सकते हैं कि ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट का या रेवेन्यू का कोई इंसान जो ऑफिसर है वो ये पावर फॉर अ टाइम बिंग क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है ना। ऑर्डर नाउ पांचवा, डेलीगेट टू द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और द एक्साइज कमिश्नर ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 62। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन दोनों को, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर को
इस एक्ट के अंदर जितनी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास में है वो इन्वेस्ट कर सकती है, दे सकती है, डेलीगेट कर सकती है। लेकिन एक सेक्शन में नहीं, है ना, सेक्शन 62 को छोड़ के। सेक्शन 62 में क्या है, रूल मेकिंग पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास में रखेगी, उसके अलावा डेलीगेट कर सकती है। नाउ विड्रॉ फ्रॉम एनी ऑफिसर और पर्सन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स, विड्रॉ का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। परमिट द डेलीगेशन, यहाँ पे क्या परमिट कर रही है, परमिट द डेलीगेशन बाय द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर टू एनी पर्सन, है ना। अगर ये डेलीगेट कर रहे हैं किसी को पावर, ये तीनों अथॉरिटी, तो उनको परमिशन देती है कि ठीक है आप डेलीगेट कर सकते हो, है ना, अपनी पावर्स किसी और को डेलीगेट कर सकते हो ताकि इफिशिएंटली एक पर्टिकुलर एरिया में अच्छे से काम हो सके। चलिए, तो सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट, बहुत सिंपल था। 7A फ्लाइंग स्क्वाड्स मतलब उड़न दस्ता, है ना। इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, अगेन स्टेट गवर्नमेंट। एस्टेब्लिश फ्लाइंग स्क्वाड्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू एनी केस, है ना। पर्पस क्या रहता है इसका, इन्वेस्टिगेशन का रहता है। एकदम जाओ देखो क्या हो रहा है, कोई भी सूचना मिली जाओ देखो मौका वारदात पे जाके, है ना। इन्वेस्टिगेटिंग इनटू केस ऑफ एलेज्ड और सस्पेक्टेड, एलेज्ड कहा गया है सस्पेक्टेड इवेजन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, अगर लग रहा है कि यहाँ से एक्साइज रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो सकता था लेकिन कम शो हो रहा है, और एनी केस एलेज्ड और सस्पेक्टेड कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट का अगर कहीं भी कोई उल्लंघन हुआ है या लग रहा है कि हो रहा है, और द रूल्स मेड देयर अंडर एंड शैल स्पेसिफाई देयर इन द एरिया ओवर विच फ्लाइंग स्क्वाड शैल एक्साइज जुरिसडिक्शन, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वाड एस्टेब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट देयर टू। कौन रहेंगे, एक्साइज ऑफिसर्स, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी और डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर फॉर टाइमिंग क्या करती है, अपॉइंट करती है, तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एक्साइज ऑफिसर्स और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू द फ्लाइंग स्क्वाड शैल एक्सरसाइज द पावर्स एंड ड्यूटीज एज मे बी कन्फर्ड और इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 7, ठीक, सिंपल। तो बस 7 और 7A बहुत सिंपल है, याद रखना, और इंपॉर्टेंट भी बहुत है ना, चैप्टर 2 में। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट का। चलिए देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, उससे भी सिंपल है ये। पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। थोड़ा ऐसा लगेगा कि एक दूसरे, ये जो प्रोविजंस हैं 8 हुए 9 हुए, ये ओवरलैप्स हो रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, अलग है। पावर टू प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। अब मैं समझाता हूं कैसे, पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, तो ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट गवर्नमेंट अगेन मे बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट थ्रू आउट द स्टेट और इन एनी स्पेसिफाइड एरिया देयर ऑफ द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, प्रोहिबिट थ्रू आउट द स्टेट और इन स्पेसिफाइड एरिया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर सकती है कि पूरे स्टेट में ही इस तरह के का कोई क्या नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, या फिर पर्टिकुलर एरिया में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। दूसरा, प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर एक इंटॉक्सिकेंट का ट्रांसपोर्टेशन ही बंद करवा देगी। और मेक सुटेबल प्रोविजन फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ महुआ, जिसका साइंटिफिक नेम है बेसिया लेटिफोलिया एंड बेसिया लॉन्गिफोलिया, और एनी अदर बेस विच और विच इज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर, है ना। इन दोनों के नाम याद रख लेना, ये एनडीपीएस एक्ट में भी हमने देखे थे जब एडीपीओ की हम तैयारी कर रहे थे, एमपी एडीपीओ की। चलिए सेक्शन नंबर 9, अब यहाँ पे है पावर टू प्रोहिबिट, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दे रखा है ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट विदाउट द सैंक्शन, है ना। यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट रोक लगा रही है, प्रोहिबिट कर रही है, और यहाँ पे बात करी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना, ठीक है ना, अलग अलग है दोनों चीजें। विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं होगा, कोई भी इंटॉक्सिकेंट शैल नॉट बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी टू विच इट मे बी लायबल अंडर दिस एक्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड और सच पेमेंट, है ना। तो ड्यूटी और बॉन्ड के बाद में ही, बॉन्ड के पेमेंट के बाद में ही आप ये सारी चीजें कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एट ऑल अलाउड। आगे, ऑन कंप्लायंस विद सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज, तो यहाँ पे हम देखें तो 8 है, वो टोटल रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, ठीक है।
या प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, और 9 जो है ये आपकी ड्यूटी की बात कर रहा है ना। अगर आप ड्यूटी पे नहीं करोगे तो फिर आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा, किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, और उसके बाद में फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्यूटी पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जा सकते हो, है ना। तो विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो इंटरनेशनल शैल बी इंपोर्टेड एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी, ठीक है ना, सिंपल। सेक्शन नंबर 10, रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। क्या रिक्वायरमेंट है, पास की, है ना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे भी पासेज है, यहाँ पे भी पासेज है, ये भी ओवरलैप नहीं हो रहे, अलग अलग है, बताता हूँ। रिक्वायरमेंट ऑफ पास, पास की जरूरत नॉर्मली समझ लो। नो इंटॉक्सिकेंट एक्सीडिंग सच क्वांटिटी, है ना, यहाँ पे होलसेल समझ लो या फिर रिटेल समझ लो, कोई भी एक क्वांटिटी ले लो, है ना। एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब इधर जनरली और फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया, अगर एक स्पेसिफाइड एरिया में बोला है कि नहीं इस एरिया में एक दिन की इससे ज्यादा लीकर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो वहां पे फिर क्या होगा, शाल बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट अंडर अ पास इश्यूड और डीम्ड टू बी इश्यूड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक, क्लियर। नो इंटॉक्सिकेंट एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब either generally or for any specified area shall be imported, exported or transported except under a pass, ठीक है ना। पास मिलेगा तभी उस क्वांटिटी से आप एक्सीड करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज उतनी ही क्वांटिटी में आप करोगे काम। यहां पे दो चीजें दे रखी है, पास और फिर एक है डिम्ड पास, है ना। ये हम देखेंगे डिम्ड पास क्या होता है आगे के प्रोविजंस में, डिम्ड पास क्या होता है। सेक्शन नंबर 11, पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। अब पासेस फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट होने का शाल बी ग्रांटेड बाय द कलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात हो गई थी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, उससे ज्यादा तभी दे सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो जब आपके पास में पास होगा, है ना। अब पास देगा कौन, यहाँ पे वो बताया गया है, तो कलेक्टर। प्रोवाइडेड एट पासेस फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सच इंटॉक्सिकेंट एज द एक्साइज कमिश्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन शाल बी ग्रांटेड ओनली बाय द एक्साइज कमिश्नर। जनरली प्रोविजन क्या बोल रहा है कि पास कौन देगा, कलेक्टर साहब देंगे, लेकिन कुछ चीजों में एक्साइज कमिश्नर अगर बोलता है कि इन चीजों के पास कुछ मतलब समझ लो किसी तरह की कोई आर्टिकल्स हैं आपके लीकर के अलग अलग, है ना, वो बोल रहा है कि इनके लिए पास इशू करने का अधिकार मेरे पास रहेगा, तो फिर कलेक्टर वहां पे पास इशू नहीं कर सकता, एक्साइज कमिश्नर ही पास इशू करेगा। आगे देख लो, सच पासेस में बी ईदर जनरल फॉर डेफिनेट पीरियड एंड काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स और स्पेशल और फॉर स्पेसिफाइड ओकेशन पर्टिकुलर कंसाइनमेंट्स ओनली, ठीक है ना। पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ओकेशन के लिए हो सकते हैं, फिर जनरल भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अब हमने 11 और 12 10 और 11 में डिफरेंस देख लिया, अब 12 देख लेते हैं। द एक्साइज कमिश्नर में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट subject to such conditions if any as he may impose that a pass granted by any authority in India shall be deemed to be a pass for any purpose under this act। जैसे हमने देखा ना, एक पास वर्ड यूज करा गया, एक डिम्ड पास यूज करा गया, यहाँ पे पास इशूड और डिम्ड टू बी इशूड। तो डिम्ड टू बी इशूड कहां पे हमने देखा है, सेक्शन नंबर 12 में। क्या बोलता है कि एक्साइज कमिश्नर अगर बोलता है एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर इशू करके कि इंडिया में किसी अथॉरिटी ने अगर कोई पास इशू करा है ना, लॉफुल अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके पास में अधिकार हो। इंडिया में अगर किसी अथॉरिटी ने एक पास इशू करा है तो उसको इस एक्ट के अंतर्गत एक पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर एरिया में पास माना जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिम्ड पास हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इशू कौन कर रहा है, एनी अथॉरिटी इन इंडिया, है ना, और एक्साइज कमिश्नर उसको क्या दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है डिम्ड पास का, डेट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। चलिए सेक्शन 12 तक हमने देख लिया, चैप्टर नंबर 3 हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम लोग आगे के प्रोविजंस देखेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका ये एक्ट जो है ये यूट्यूब पे कवर हो जाए, और भी मैं ट्राई करूंगा जितने ज्यादा हम एक्ट्स कवर कर सकते हैं यूट्यूब पे, है ना, तो वो कवर करेंगे ताकि किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो आप लोगों का। और अगर आप लोग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो भी लिंक दे रखी है उस पे जाके सर्च कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त फोन नंबर आपको दे रखा है ना, मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूं,
7987136444 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप डिटेल्स ले सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और डू अटेम्प्ट द टेस्ट, है ना। टेस्ट थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा, आज और कल 2 दिन के लिए रहेगा। जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके लिए बेटर है। टेस्ट सीरीज जो रहेंगी, अभी जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स आ रहे हैं उनके फ्री ही रहेंगे। उसके बाद में जो भी हमारी बैचेस पे जो आज से चालू होंगे, वो अगर आप इनरोल करते हैं तो ही आपको मिलेंगे। सेकेंडली, आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो ऑब्वियसली बैच पे ज़्यादा रहेंगे, है ना, जो हमारी ऐप रहेगी तो उस पर रहेंगे। और साथ ही साथ आपको 10 FLTs भी प्रोवाइड कराई जाएंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ठीक है, कोशिश रहेगी कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसके पहले ही 10 से 15 दिन पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए। चलिए, तो एक रिविजनल और क्रैश कोर्स रहेगा ये, और कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा सब्सटेंस में जाके समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अदरवाइज जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो हम कवर करने ही वाले हैं उसमें। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।